हेलो एवरीवन, आई एम कृतिका वेलकमिंग यू टू माय चैनल एकेडमिक ज्ञान। गाइस, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो कि मर्केंटाइल लॉ या कह लें तो बिजनेस लॉ में हमें पढ़ने को मिलता है। मर्केंटाइल लॉ बीकॉम के सिलेबस में भी कवर होता है और इसी के अकॉर्डिंग हम ये टॉपिक को डिस्कस करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको ये टॉपिक पूरी अच्छे से समझा पाऊँ, क्लियर करा पाऊँ, ताकि इसमें आप सभी को कहीं भी कोई भी परेशानी या कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। सो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन H of the Indian Contract Act 1872, the term contract is defined as an agreement enforceable by law, यानी ऐसा अग्रीमेंट, ऐसा समझौता जो कानून यानी लॉ द्वारा मान्य है, वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बहुत सारे टाइप्स या फिर कह ले तो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। ये डिवीजन वैलिडिटी, फॉर्मेशन एंड परफॉर्मेंस के बेसिस पर किया गया है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन इंक्लूड्स एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट एंड ई कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी इंक्लूड्स वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट एंड अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। एंड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड executed contract, executory contract, unilateral contract and bilateral contract। तो आइए एक एक करके इन सभी को हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें। गेटिंग टू द टॉपिक, सबसे पहले देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। फर्स्ट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। गाइज, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो है जो लॉ के द्वारा बाइंड और इन्फोर्सेबल है, जो लॉ के नज़रों में मान्य है। इसमें सारी ही पार्टीज़ लीगली बाउंड होते हैं अपने अपने परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो कानून की नज़रों में गलत हो, कानून के विरुद्ध हो। ठीक। सेकंड इज़ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो है जिसका ना कि कोई लीगल इफेक्ट होता है, ना ही वो कोर्ट ऑफ लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल होता है। It may be because of some illegal act or unlawful consideration or something due to the impossibility of its performance. For example, A ने B से कॉन्ट्रैक्ट किया था 10 टन चीनी सप्लाई करने का, लेकिन सप्लाई के पहले ही उसकी फैक्ट्री में आग लग गई। अब तो शुगर सप्लाई हो नहीं सकता, चीनी सप्लाई हो नहीं सकती, उसके लिए अब ये क्या हो गया है, इम्पॉसिबल हो गया है। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक। थर्ड इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। As per section 2 subsection I, an agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties but not at the option of other or others is a voidable contract। इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे मान लें राम ने श्याम को कहा कि तुम मुझे अपनी कार 20,000 में दे दो, वरना मैं तुम्हारी कार को तोड़ दूंगा या फिर किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा, या किसी और तरह की कोई भी धमकी दी और कॉन्ट्रैक्ट करने को कहा। राम तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेडी है, लेकिन श्याम को तो धमकी दी गई है, तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। इसमें फ्री कंसेंट नहीं होता। फ्री कंसेंट यानी दोनों पार्टीज अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आते, सिर्फ एक ही पार्टी अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट करती है, जबकि सामने वाली पार्टी पे दबाव बना के, धोखा देके, गलत जानकारी देके या ठगी करके कॉन्ट्रैक्ट कराया जाता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तब तक वैलिड रहता है जब तक पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेडी हों। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड तभी होगा जब अग्रीव्ड पार्टी रेपुडिएट कर दे कॉन्ट्रैक्ट, उसे ख़त्म कर दे। ठीक है। जैसे अगर हम हमारे एग्जाम्पल की बात करें तो अगर श्याम राम की धमकी से ना डरे या किसी को इस धमकी के बारे में बता दे, जानकारी दे दे, कंप्लेन कर दे और कॉन्ट्रैक्ट करने से इनकार कर दे, तो ऐसे में ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ठीक है। तो ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अगर श्याम राम की धमकी से डर गया और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार हो गया तो ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। ठीक। फोर्थ वन इज इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। फ्रेंड्स, जैसा कि नाम से ही साफ साफ पता चल रहा है कि इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वो है जो लॉ के नज़र में लीगल नहीं है, जिसको कोर्ट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट की मान्यता नहीं देगा। साथ ही उससे रिलेटेड सारे कॉन्ट्रैक्ट्स भी इलीगल ही होंगे। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हमेशा ही वॉइड होते हैं और पार्टीज जो इस कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व होते हैं वो पनिशमेंट के भी हकदार होते हैं।
एग्जाम्पल ऑफ इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स आर, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट हो किसी क्राइम को करने के लिए या फिर किसी क्राइम को करवाने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आ जाएगा, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक। फिफ्थ इज अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट वो है जो वैलिड तो होता है लेकिन कोर्ट द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जाता किसी टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से, विच मे बी एब्सेंस ऑफ स्टैम्प और मे बी लैक ऑफ समथिंग विदाउट विच द कॉन्ट्रैक्ट मे नॉट बी पॉसिबल। इसके बावजूद अगर पार्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तैयार है अग्रीमेंट परफॉर्म करने के लिए तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। हाँ, साथ ही जो टेक्निकल इशू है अगर वो इशू ख़त्म कर दिया जाए तो उसे कोर्ट भी इन्फोर्स करके वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर कोई पार्टी किसी भी वजह से कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आना चाहती तो कोर्ट उसे कंपेल नहीं कर सकता अग्रीमेंट करने के लिए अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट के केस में। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए बी को 100 kgs ऑफ राइस 10,000 में देने को तैयार है लेकिन बहुत बड़ा फ्लड आ गया और सारा फसल बर्बाद हो गया। ठीक, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट अनइन्फोर्सेबल हो गया जो कि पूरा नहीं किया जा सकता और कोर्ट भी इसमें कंपेल नहीं कर सकती पार्टीज को राइस सप्लाई करने के लिए। ठीक, नाउ विल टॉक अबाउट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। सो द सिक्स्थ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो वर्ड्स में या राइटिंग में एक्सप्रेस किया गया हो, यानी बोल के या लिख के जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो, वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9, जब किसी प्रॉमिस का प्रपोजल और एक्सेप्टेंस वर्ड में किया जाए तो वैसे प्रॉमिस एक्सप्रेस्ड प्रॉमिस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को कॉल किया और कहा कि वो अपना घर बी को 2 लाख में बेचने को तैयार है या फिर बेचना चाहता है और बी ने ए का ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया करते हुए हामी भरी या फिर मैसेज के थ्रू उसे भेजा लिख करके कि हाँ मैं तुम्हारा ऑफ़र जो है वो एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का केस हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो बिना किसी वर्ड्स या राइटिंग में हुआ हो वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9, सच प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज दैन इन वर्ड्स, द प्रॉमिस इज सेड टू बी इम्प्लाइड। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो जैसे मान लें कि कोई बस जा रही हो, बस स्टॉप पे आपको खड़ी देखकर वो बस रुकी, आप बिना कुछ कहे उसमें जाकर बैठ गए क्योंकि आपको पता है कि वो बस कहाँ जाएगी और आपका बैठना इस बात की ओर इशारा करता है कि आप उस बस में बैठकर अपने डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हैं। मतलब ये एक तरह का इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आप बस के सेवा के बदले पैसे देने को तैयार हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेसाई कॉन्ट्रैक्ट। गाइस, क्वेसाई कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता लेकिन किन्हीं सर्कमस्टांसेस के कारण वो कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील हो जाता है। लाइक रियल कॉन्ट्रैक्ट ना होने पर भी कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि लॉ उसके लिए लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्रिएट करती है। यही ऑब्लिगेशन क्वेसाई कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन को किसी दूसरे बंदे का खोया हुआ वॉलेट मिला तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस वॉलेट को उस बंदे को वापस कर दे। ऐसे ही अगर आपने गलती से किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए तो सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि वो आपके पैसे आपको वापस कर दे। ठीक, लेकिन यहाँ ऐसा करने के लिए कोई पहले से तो कॉन्ट्रैक्ट किया नहीं गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी लॉ कहता है कि किसी के साथ अनफेयर नहीं होना चाहिए। एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे अगर आपके पड़ोसी ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और डिलीवरी बॉय ने गलती से आपके घर पे पिज़्ज़ा डिलीवर किया और आपने उसको नहीं बताया कि आपने ऑर्डर नहीं किया और पिज़्ज़ा अपने पास रख लिया। ठीक है, ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट ना होते हुए भी आप पिज़्ज़ा का पेमेंट करने के लिए बाउंड हैं। ठीक है, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट ना होते हुए भी वो पिज़्ज़ा अपने पास रखा तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसे पेमेंट करें। ठीक है, नेक्स्ट इज e-contract or electronic contract. It refers to a contract that take place through e-commerce, often without the parties meeting each other. यानी जो कॉन्ट्रैक्ट ई कॉमर्स के द्वारा हुआ हो वो ई कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, तो ये ई कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसे ही एटीएम से पैसे निकालना भी एक तरह का ई कॉन्ट्रैक्ट का ही एग्जाम्पल है। अब देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस।
तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। जब किसी कॉन्ट्रैक्ट में दोनों ही पार्टीज़ ने अपने अपने हिस्से का काम कर दिया है, अपने अपने प्रोमिसेस, अपने अपने ऑब्लिगेशंस पूरे कर दिए हैं, ठीक है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ठीक, फॉर एग्जांपल ए ने बी से स्कूटी परचेज़ की और उसका पेमेंट भी वहीं कर दिया, यानी कैश परचेज़ किया। ऐसे में बी ने भी ए को स्कूटी दे के अपने हिस्से का काम पूरा किया और ए ने पेमेंट करके अपना ऑब्लिगेशन पूरा किया। तो यहाँ दोनों ही पार्टीज़ ने अपने अपने ऑब्लिगेशन को पूरा कर दिया है, तो ये हमारा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब आता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट वो है जिसमें प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन परफॉर्म होना बाकी है, पार्टीज़ ने अपना अपना काम अभी तक की नहीं किया। या ये भी हो सकता है एक पार्टी ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया हो लेकिन दूसरी पार्टी को अपना प्रॉमिस या ऑब्लिगेशन पूरा करना, कंप्लीट करना बाकी है। ठीक है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हमारा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। इसमें अगर हम पहले वाले एग्जांपल को ही ले लें तो अगर ए ने बी से स्कूटी परचेज़ की और पेमेंट कहा बाद में करने को, 3-4 दिन बाद करने को, तो यहाँ क्या हो रहा है कि बी ने तो ए को स्कूटी दे करके अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर दिया है, लेकिन ए ने जैसा कि पेमेंट नहीं किया, पेमेंट करना बाकी है, तो वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूटरी हो जाएगा उसकी तरफ से। ठीक है, वहीं अगर ए ने बी से स्कूटी परचेज़ करने को कहा हो और बी उसके लिए तैयार हो गया हो, लेकिन अभी तक ना ए ने पेमेंट किया हो ना बी ने स्कूटी दी हो, तो ये भी क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट ही हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट की। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट इज अ वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट इन विच ओनली वन पार्टी हैज़ टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन टू डू और फॉर बेयर। इट मीन्स यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट वो है जिसमें सिर्फ एक ही पार्टी को अपना प्रॉमिस पूरा करना बाकी रह गया है। मतलब एक पार्टी ने तो अपना प्रॉमिस, अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर दिया है, लेकिन दूसरी को ऐसा करना बाकी रह गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपने एक शॉप से फर्नीचर परचेज़ किया और फुल पेमेंट कर दिया, लेकिन फर्नीचर की डिलीवरी आपको 4 दिन बाद होगी, तो आपने अपना काम तो पूरा कर दिया पेमेंट करके, लेकिन शॉपकीपर का काम तो तब तक पूरा नहीं होगा जब तक वो फर्नीचर को आप तक डिलीवर्ड ना कर दे, और ये हो जाएगा यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ए का 5 साल का बेटा कहीं खो गया है, उसने न्यूज़पेपर में ये एडवर्टीज़मेंट निकलवा दी कि जिसने भी उसके बेटे को ढूंढकर उस तक पहुंचाया उसे वो 20,000 रुपये इनाम के तौर पे देगा। जेड को बच्चा मिला और उसने उसे ए तक पहुंचा दिया, लेकिन ए ने कहा कि वो रुपए 2 दिन बाद देगा। तो ये यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि ए को अपना ऑब्लिगेशन पूरा करना बाकी है। नेक्स्ट है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, where the obligation or promise in a contract is outstanding on the part of both the parties। जब दोनों ही पार्टीज की तरफ से प्रॉमिस एग्जीक्यूट करना बाकी है, दोनों ही पार्टीज को ऑब्लिगेशन परफॉर्म करना बाकी है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। एग्जाम्पल, ए एंड बी दोनों फ्रेंड्स हैं। ए ने बी से कहा कि वो उसका फ्लैट परचेज करना चाहता है 50 लाख में, अगर बी तैयार हो तो। बी मान गया। ए ने 5 लाख तुरंत बी को ट्रांसफ़र कर दिया और कहा कि बाकी के 45 लाख वो फ्लैट मिलने के बाद देगा। बी ने भी कहा ठीक है, फ्लैट भी मैं तुम्हें 10 दिन के बाद पूरे पेपर्स के साथ में दे दूंगा। अब इस केस में ए को भी 45 लाख बी को देने बाकी हैं और बी को भी ए को फ्लैट विथ पेपर्स देने बाकी हैं। तो यहाँ दोनों ही पार्टीज़ को अपना अपना प्रॉमिस परफॉर्म करना बाकी है, अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म करना बाकी है। तो ये हमारा हो जाएगा बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आप सबको ये पूरे अच्छे से क्लियर हो गया हो, कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।